तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने वहन तंत्र के बारे में पढ़ा था, रक्त के बारे में विस्तार से पढ़ा था और हृदय के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पादपों में परिवहन कैसे होता है। जंतुओं की तरह ही पादपों में भी विभिन्न पोषक तत्वों को सभी जगह पहुंचाने के लिए आवश्यकता है। पेड़ों या पौधों के पूरे भाग को जल या अन्य खनिज मिट्टी से प्राप्त होता है, जिसे जड़ के द्वारा अवशोषित कर विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। वही दूसरी ओर पेड़ पौधों में द्वारा पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाया जाता है, जिसे पत्तियों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो आप ध्यान दें कि दो तरह की वहन व्यवस्था की जरूरत है पादपों को। पहला, जल और पोषक तत्व तो जड़ों से लिए हैं उसे पत्तियों तक या पौधे के सभी भागों में पहुंचाना है। दूसरा, पत्तियों ने प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाया है, इस भोजन को भी सभी कोशिकाओं पूर्ण पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना है। तो पादपों में परिवहन के लिए दो तरह के उत्तक होते हैं, ये जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों उत्तक मिलकर पादपों में विभिन्न पदार्थों को जड़ से विभिन्न भागों तक और पत्तियों से जहां तक पादपों द्वारा भोजन तैयार किया गया है और से पोषक तत्वों को विभिन्न भागों तक पहुंचाने या परिवहन का कार्य करते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ दो तरह के उत्तक होते हैं पौधे में परिवहन के लिए, एक जाइलम एक फ्लोएम। इनको अलग अलग पढ़ते हैं। तो पौधों में जल का परिवहन की व्यवस्था पहले पढ़ लेते हैं। पौधों में जल का परिवहन एक विशेष प्रकार के उत्तक जिसे जाइलम कहते हैं के द्वारा होता है। तो जाइलम क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। जाइलम उत्तक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर एक संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बना लेती हैं। ये कुछ ऐसा होता है जैसे पाइप अंदर से खाली, कुछ कोशिकाएं मृत हो जाती है और अंदर से खाली हो जाती है, तो एक पाइप जैसी संरचना कोशिका में बन जाती है जो पादप के सभी भागों से संबद्ध होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में हैं और वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण का एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा की जड़ से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ यह है कि जल अनवरत गति से जड़ से जाइलम में जाता है और जल से स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। तो इस तरह जल ऊपर की ओर चढ़ता है। तो पादपों में जल जड़ों से पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, यह व्यवस्था जरा समझ लेते हैं। पादप में वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, अतः वाष्पोत्सर्जन जल से अवशोषण एवं जड़ों से पत्तियों तक जल और उसके विलय खनिजों को ऊपरी मुख गति में सहायता होती है। यह तापमान के नियमन से भी सहायक है। यदि तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा स्टोमेटा खुले रहेंगे, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो नीचे से जल ज्यादा खींचा जाएगा। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। तो रात्रि में तो मूल दाब द्वारा होता है, दिन के समय रंध्र खुल जाते हैं जो वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति का प्रमुख प्रेरक बल है। पादप में भोजन और दूसरे पदार्थों का संग्रहण कैसे होता है समझ लेते हैं। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण से बनाए गए भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों का परिवहन फ्लोएम नामक उत्तक द्वारा होता है। भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों का परिवहन स्थानांतरण कहलाता है। इन पोषक तत्वों का स्थानांतरण विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों और वृद्धि वाले अंगों में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण आवश्यकता अनुसार दोनों दिशाओं में हो सकता है, इनके ऊपर की ओर भी, नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे की ओर भी जा सकती है। प्रकाश संश्लेषण जो पत्तियों में होता है पादप के अन्य भाग में कैसे भेजे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। यह संवहन उत्तक के फ्लोएम नामक भाग में होता है। यह हमने पढ़ा अभी। इस एक सामान्य जो बात बता रहा है कि फ्लोएम उत्तक में ऊपर से नीचे की ओर भी जा सकती हैं और नीचे से ऊपर की ओर भी जा सकती हैं। अब जाइलम द्वारा परिवहन, यहां से आप विशेष अगली बात पढ़ सकते हैं कि जाइलम द्वारा परिवहन जिसके सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, उसके विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है जो ऊर्जा के उपयोग से होता है। तो फ्लोएम में जो स्थानांतरण होता है उसके लिए ऊर्जा खर्च होती है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम उत्तक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। यह ऊर्जा का परासरण दाब बढ़ा देता है, यह उत्तक का परासरण दाब बढ़ा देता है जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पादपों को फ्लोएम से उस उत्तक तक
ले जाता है जहां कम दाब होता है, तो एक दबाव का अंतर आ जाता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। उदाहरण के लिए बसंत में जड़ और तने के उत्तकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है, जिसे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये था पादपों में परिवहन। उसके बाद हम पादपों में उत्सर्जन पढ़ते हैं। तो पादपों में उत्सर्जन जंतुओं से बिल्कुल भिन्न तरह से होता है। प्रकाश संश्लेषण के क्रम में उत्पन्न ऑक्सीजन, जो पौधों के लिए एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है, क्योंकि पौधों को ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक नहीं होती है, तो वो पत्तियों के द्वारा, रंध्र के द्वारा हवा में छोड़ देते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनेगी वो बहुत ज्यादा है, पौधों को इतनी आवश्यकता नहीं है, तो पौधे स्टोमेटा के द्वारा उसे हवा में छोड़ देंगे। ये तो उत्सर्जन का एक तरीका हुआ। पौधों में वर्तमान अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकल जाता है। तो स्टोमेटा से वाष्पोत्सर्जन होता है, इसी से अतिरिक्त जल भी बाहर निकल जाता है। पर पादपों में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ पादपों से गिरने वाली पत्तियों, रेजिन और गोंद के रूप में तथा कुछ अपशिष्ट आसपास की मिट्टी में भी उत्सर्जित होते हैं। तो पौधा अपने खाली पड़ी कोशिकाओं में भी अपने अपशिष्टों को भर लेता है, पुरानी पत्तियों में अपशिष्टों को भर लेता है, तो पत्तियां पीली पड़ जाती है, गिर जाती हैं। गोंद आपने देखा होगा, लाख आपने देखी होगी, ये सभी पादपों के अपशिष्ट हैं। तो इस तरह पादप अपने विभिन्न पदार्थों का उत्सर्जन करता है। तो ये अभी इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे की जानकारी देंगे।